मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। नाज़रीन और सामीन, अभी आप देख रहे होंगे कि हम एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत के पास खड़े हैं। ये शख्सियत अपना तारुफ खुद ही कराएंगी क्योंकि हमारे पास इतने अल्फाज नहीं है कि हम इनका तारुफ करा सकें। फिर वक्त जो हमारे नॉलेज में है, जो हमारे नॉलेज में चीज़ आ रही है, वो थोड़ा सा बताएंगे आपको कि इस वक्त हम मौज़ा चकियाम जो तहसील दीना में है और इसका ज़िला जलम है। तो हमारे साथ जो हैं वो सरदार अख्तर कैनी साहब हैं। बाकी डिटेल ये अपने अल्फाज में ये खुद ही बताएंगे। जी सरदार जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शुरू अल्लाह के नाम से और सोने पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। मेरा नाम सूबेदार मोहम्मद अख्तर कैनी, जैसे तारुफ कराया तो मेरे परलक गाँव चकियाम से है। तो मेरे जो ग्रैंड फादर हैं, दादा थे बाबा गुलाम अली, वो बड़ा ग्रां से उनका तल्लक था। तो गोत बग्याल है, बग्याल के आगे शाख थी लश्करियाल। तो ऐबत खान की जो एक गोत है वो शाख थी। तो वो चकियाम और बसावा और ये बड़ा ग्रां रकबे के लिहाज से ये इन तीनों गाँव में उनका रकबा था। तो फिर वो चकियाम में आबाद हुए और फिर हमारी तीसरी पुश्त जो है वो चकियाम में ही आबाद है। तो मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ गखर फेडरेशन जेलम का। जो हमारी मदर गखड़ों की सबसे बड़ी तंजीम है जो पाकिस्तान गखर फेडरेशन है, तो जिसको हम तस्लीम करते हैं, मानते हैं, और उसका हेडक्वार्टर जो है बरवाला में है। और उसके बानी जो ऑर्गेनाइज़र हैं कैप्टन फैज़ अख्तर कियानी हैं और उनके जनरल सेक्रेटरी तस्लीम साहब हैं, तस्लीम कियानी साहब, जिनका क्रुंटे से तल्लक है। तो उसकी ये एक जो जेली तंजीम है ज़िला जेलम की, तो उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हमारे सरपरस्त आला जो हैं वो परवेज़ अख्तर कियानी साहब हैं। सदर जो हैं उमरान ज़ोहर कियानी साहब हैं। सरपरस्त आला दोम जो हैं कर्नल कैसर साहब हैं। तो इसमें बड़ी आम शख्सियत है। गखर फेडरेशन जेलम ने तकरीबन जो है हर इलाके को नुमाइंदगी दी है, जिसमें मेजर आसफ साहब संगोई से हैं और अपने राजा यूनस साहब जो बड़गवा से हैं। उसके बाद एडवोकेट खलील कियानी जो है वो उनका तल्लक बकड़ाला से है और बिलाल कियानी का तल्लक पिंड मत्ते खान से है और बाबर कियानी का तल्लक सुग्याल से है। इसी तरह डॉक्टर फ़रक साहब हैं, वो गिडारी से हैं। उमर कियानी एडवोकेट गिडारी से हैं। तो राजा जवेद साहब दीना से हैं। तो ये सारी शख्सियात जो है इनके साथ मिल के हमने एक तंजीम बनाई, पाकिस्तान गखर फेडरेशन की झेली तंजीम है गखर फेडरेशन जेल। तो उसको मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो आगे चलते हैं जी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं रिटायरमेंट 2016 के आखिर में हुआ। तो सबसे पहले अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे अल्लाह का घर बनाया। ये खूबसूरत मस्जिद जो है शुरू की मस्जिद का, जैसे मैंने बताया जी कि बुजुर्गों की वो ख्वाब में आए थे वो चीज़ थी। दूसरा, जब मैंने देखा कि मैं अपने गांव में सड़क में खड़ा था तो कार में बंदे गुजर रहे थे फैमिली की तरह। उन्होंने वहाँ मेरे खड़े होकर पूछा कि यहाँ मस्जिद को कौन सा रास्ता जाता है। मैंने कहा ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस इलाके के लिए कि गाँव के दरमियान में मस्जिदें हैं। सही है। तो जो मुसाफिर हैं रास्ता जो उन्होंने आगे जाना है या इधर आगे पीछे नमाज के टाइम उनको थोड़ा दुश्वारी होती है, तो ये सड़क के किनारे के ऊपर है जगह हमारी। सही माशाल्लाह। वो बुजुर्गों की भी एक ख्वाब में हुक्म हुआ और फिर ये चीज़ हुई और बिस्मिल्लाह किया हमने। इसका नाम ही बिस्मिल्लाह मस्जिद रखा। क्या बात है, क्या बात है। और ये बाकायदा वक़्फ़ कर दिया मतलब इसकी फ़ाइल महकमा माल को भी जी ये जगह, और उसमें मस्जिद के नाम पे वक़्फ़ हो गई ये जगह। और इसमें ये बिजली का लिए भी कनेक्शन करा दें। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ये सारी चीज़ें हमने अपनी फैमिली में की माशाअल्लाह। और हमने चंदा बख्श जो है तो यहाँ नहीं रखा। सही हो गया। ये
घर बनाते हैं तो अपने उनके जरिए अल्लाह गुजारे जब हम शुरू कर रहे हैं तो उसमें फिर अपने बहन भाइयों ने किसी ने सीमेंट के लिए हेल्प कर दी, किसी ने टाइल ले दी, किसी ने सरिया ले लिया, थोड़ा बहुत जितना हिस्सा वो डाल सकते थे जी। वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको अजर अता फरमाए बस। और जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला जल्द उनको अजर अजीम दे। तो उसके बाद ये मेरे जद्दे अमजद हैं, उनकी कब्रें हैं, उनका तारुफ जरूर कराएंगे। चलिए। सबसे पहले ये हमारे जो जद्दे अमजद हैं जिनका मैं जिक्र कर सकूँ, जिनका तल्लुक बड़ा ग्राम से था, तो इनका नाम राजा गुलाम अली खान था और इनके वालिद का नाम मत खान था। वो इस सख्ती में दर्द नहीं होनी से वाले में था, उनके वालिद का नाम मत खान था। तो ये अहबद खान की औलाद में थे और इन्होंने ये तकरीबन सारा रकबा 300 कनाल रकबा होगा, ये सारा इकट्ठे ये जो कीड़ा है, चरागाह है, इस समेत ये बडग्राम की हदूद तक है, तो ये सारा रकबा इनका है और इन्हीं के हम जद्दे अमजद हैं। तो ये फिर मेरा दादा है हयात बख्श, इनके नाम है। तो ये उनके बड़े बेटे हैं, तो इनके हयात बख्श के बड़े बेटे थे राजा मोहम्मद असलम खान है, तो उनका आगे में बड़ा बेटा हूँ सूबेदार मोहम्मद अली। तो ये आगे मेरे चाचा है, 3 मेरे चाचा हैं, राजा अकरम खान, राजा सरदार खान और राजा अशरफ खान। वो मेरे नाना हैं जो दादे के भाई थे, दूसरे राजा मुसाफ खान। तो ये मेरी वालदा मोहतरमा की कब्र है, तकरीबन 1 साल सही। ये मतलब कि ये आपके पूरे खानदान की ये कब्रें ये जो उधर से उस उनकी औलाद है जो राजा गुलाम अली खान की औलाद है वो इधर ही है। अच्छा अच्छा। ये हमारा मतलब एक अपनी फैमिली का कब्रिस्तान कब्रें हैं, तो उनकी बेटे हैं 2, आगे उनके जो पोते हैं, सही हो गया। तो ये उन्हीं की औलाद है इधर। अच्छा तो मतलब जो अभी आपका जो ये तो गांव का कब्रिस्तान वैसे उधर अलग है, वो बाहर गाँव से नीचे तरफ है, दोनों 2 कब्रिस्तान। ये चकियाम में ये तकरीबन ये वैसे तो मेरी बात है, आगे आपसे बात भी हुई, आपने बताया कि मलक भी हैं और दूसरी गैर रात पेशा लोग भी हैं, तो जो गखड़ ख़ानदान के जो लोगों के वो कितने तकरीबन घर होंगे, कोई आपको है? तकरीबन ये कोई 200 के करीब घर होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जी माशाल्लाह। इसमें आबाद हैं या मतलब कि कुछ लोग घर बना देते हैं लेकिन रहते शहरों में हैं, जैसे मैक्सिमम जो है जो जिनका तल्लक खेती बाड़ी से भी अभी तक है, सही जैसे हमारी फैमिली अभी तक हमने ये सिलसिला रखा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। सही। तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो इधर ही इस्तेदाबाद है। अगर कोई शहरों में किसी तालीम के सिलसिले में या रोज़गार के सिलसिले में है, लेकिन उसका तल्लक इधर ज़रूर है। सही हो गया। तो बाकी ये जो गांव का, जैसे आप तालीम का जिक्र कर रहे हैं, तो गांव में तो स्कूल वगैरह तो होंगे, हॉस्पिटल वगैरह, कोई इस तरह की कोई चीज़ है? अभी गांव में क्योंकि 2 गांव इकट्ठे हैं, ये बड़ा ग्राम चकियाम और अपने साथ जंडाला, ठीक है बड़ग्राम में बच्चियों का स्कूल है, ठीक हो जो कि तकरीबन हफ्ते तक है सहूलत, और जंडाला में हाई स्कूल है। हमारे गांव में प्राइमरी और मिडिल तक तालीम है बच्चियों की और बच्चियों की। जो बेसिक है यूनिट वगैरह के कॉन्सेप्ट वो साथ जंडाला गांव में आपने देखा होगा रस्ते में। जो डॉक्टर सॉरी राजा तारक कुमार साहब हैं, जी जी, वो तारक करना तारक उनका जंडाला से ताल्लुक है। जलाला से। जी सरदार जी, ये खबर भी जैसे कि कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही है आपसे, तो आपने इस खबर के बारे में कुछ बताया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस खबर के बारे में, इस दरख्त के बारे में, इस बेरी के बारे में और मस्जिद का, और आप जो हवाला दे रहे हैं कि आप ख्वाब देख रहे हैं कोई उसमें भी है, ये सारी स्टोरी ज़रा आप बताएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे जो बुजुर्ग हैं राजा गुलाम अली वल्द मत खान इनका नाम है। तो ये तकरीबन अहमद खान की 7वीं पुश्त है। तो सुल्तान बोगा खान के जो बड़े बेटे थे अहमद खान, तो इनके बारे में जो हमें बुजुर्गों ने जो अपने वालिद मोहतरम तकरीबन 100 साल के करीब वो भी ज़िंदगी गुजार के गए हैं। मेरे चचा जो हैं चचा सरदार, वो भी 100 साल के करीब तकरीबन माशाल्लाह सेहतमंद हो के 100 साल के बाद गए हैं। मेरी एक चची भी है जिन्होंने इनको अपने आँखों से देखा हुआ था। तो इनकी ज़िंदगी ऐसी थी कि ये जिधर मस्जिद है इधर इनका कमरा था। ये जो पत्थर नजर आ रहे हैं ये हाँ जी, इधर इनका रिहायशी इधर ज़्यादा रखते थे, बाकी घर गांव में था। इनकी रिहायश इधर होती थी। जिधर आप खड़े हैं ये आपके पीछे इनका मसल्ला होता था। ये इनकी जा नमाज है। सही सही। इधर ये अपनी नमाज और इबादत इस दरख्त के करीब इसके साथ इस जगह पर सही जो सही। है वो अपनी ये इबादत गाह थी इनकी ये वाली। तो रिहायश उधर थी। ठीक है। तो इनके बारे में ये बताया जाता है कि 2 चादरें इनकी होती थी, या सफ़ेद 2 चादरें होती थी जिसमें कि जैसे आराम बांधते हैं परमानेंट उसको शायद यही वो मतलब लिबास होता होगा सही। या उनको पसंद ये था। दूसरा ये सब्ज़ लिबास की 2 चादरें होती थी इनकी। ठीक है। तो फिर इन्होंने ये जो जगह बात की है सारी, उसमें ये बेरी उनके हाथों की लगी हुई थी। इसका अभी तकरीबन 200 साल पुरानी, इससे भी ज़्यादा पुरानी। अच्छा ये सामने पे हाँ जी, सेब है। श्योर है। बाकी भी ये सारा ज़ख़ीरा इनके हाथों का लगा हुआ है। तो इनके बारे में ये है कि मेरे जो जद्दे अमजद वालिद साहब ने बताया, जो चचा अकरम था, राजा अकरम चचा सरदार थे, ये उनको वफ़ात के बाद भी, पर्दा करने के बाद भी इस जगह पर ये ख्वाब में सफ़ेद लिबास में मिलते थे। अच्छा 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 अच्छा। तो मुझे फिर चचा अकरम ने, मैं उनके साथ छोटा था जब इधर सोता था इधर, ठीक है। रात को माल मवेशी इधर ही होता था। तो उन्होंने कहा कि डरना नहीं है अगर बाबा जी रात को आपको कहीं नज़र आए। सही सही। तो सफ़ेद लिबास में ये इधर मतलब उनको उन्होंने भी कई दफ़ा देखा है, लेकिन वो बातचीत नहीं करते थे, सही। लेकिन देखते थे तो मकसद एक खैर बरकत के हवाले से खुद मकसद जो ख्वाहिश होती थी दिल में करते थे। सही सही। तो इनको मैंने ख्वाब में भी इसी जगह पर देखा सफ़ेद लिबास में। ठीक हो गया। फिर इनका ये था कि हम एहतराम बहुत ज़्यादा सारा ख़ानदान कबीला जितना भी वो करता है, और इधर कोई भी औरत सर से नंगे नहीं आ सकती। अच्छा। जिसका भी गुजर होगा इधर सर से नंगी अगर कोई होगी तो उसको ये बाबा जी ने बड़ा सबक सिखाया। अच्छा। और वो फिर उन्होंने तौबा की है। वो बड़ी गोल्डन शरीफ गए तो उनके जाओ जी बाबा जी से माफ़ी मांगो और उस एरिए में आइंदा जो है इस तरह नहीं जाना चाहते। अच्छा अच्छा अच्छा। माशाल्लाह। तो बाबा जी जब मैं रिटायरमेंट हुई है तो बाबा जी ने ख्वाब में मुझे इस मस्जिद के बारे में इशारा किया माशाल्लाह माशाल्लाह। कि इस जगह खुदा वो मैं बड़ी देर उनको मतलब बचाने की कोशिश की ख्वाब में, क्योंकि फिर ये जगह मुश्तरका हमारी ऐसी थी कि कुआं था यहाँ पर, फिर उनका कमरा था। उनके कमरे की जगह पर जिधर उनके बेटे भी रहते रहे उसी जगह पर अल्लाह का घर बना। कोई भी ये इधर आकर की दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला ये करते हैं। माशाल्लाह क्या बात है। बड़ी बात है। हमारे कबीले का ये मकसद है, बुजुर्ग हैं, और इन्होंने मकसद ये होती थी कि इनकी सबसे ज़्यादा जो एक खूबी होती थी कि ये जो खेती बाड़ी में अनाज गिर जाता था जहाँ जिधर वो करते थे वो नहीं, मकसद वो झाड़ू नहीं लगाते थे। कहते थे ये मखलूक है अल्लाह ताला की, परिंदों के लिए। माशाल्लाह। तो बाजरा काश करते थे तो वो मतलब शाम को उन्होंने हल चलाने या सुबह एक दिन पहले करते थे ताकि ये परिंदे शिंदे खा लें। सही सही। तो माशाल्लाह। इन लोगों की ये जो चीज़ें थी और सादा ज़िंदगी जो थी वो इसलिए अल्लाह ताला के करीब ये जन्नती लोग हैं। क्या अल्लाह ताला क्या बताएं। इनके सदके हमारे जो है ना आसानियाँ पैदा करें। आमीन आमीन। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे और अगला जान का अच्छा। अभी हम मौजूद हैं मास्टर मोहम्मद रईस खान साहब के पास, और उनके ये घर है और सरदार साहब भी यहाँ मौजूद हैं। तो इनकी मौजूदगी का ज़रा सा फ़ायदा उठाते हैं और ये उनसे थोड़ा सा हम बुग्याल जो हैं, जो गोद है एक,
اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور سردار صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ بگیال گوت کہاں سے آئے اور کیا مطلب ان کا شجرہ نسب ہے، یہ تھوڑا سا ذرا بتائیے گا سردار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بگیال ایک بہت مشہور گوت ہے جی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سلطان بوگا خان ول سلطان کلیجہ خان، یہ انہوں نے یہ علاقہ آباد کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جی ان کا یہاں سے شروع کر دیتے ہیں کہ سلطان بوگا خان کے والد کا نام تھا سلطان کلیجہ خان، جو اس وقت دان گلی کے حکمران تھے۔ اس وقت دان گلی کا شروع سے جو دارالخلافہ تھا دان گلی کا تکرو تھا، تو لکھن خان وہاں دان گلی کا حکمران تھا۔ لکھن خان سے پہلے اس کا والد جو ہے لور خان تھا، پھر اس سے پہلے منگ خان تھا، پھر اس سے پہلے سپار خان تھا، اس سے پہلے راجر خان اور مومن خان تھے، اور نہال خان جو ہے بچ خان کا بیٹا اور گکھڑ شاہ اور کابل شاہ۔ تو یہ اس ترتیب سے آئیں گے، یہ سارا کا شجرہ نسب ہے۔ کابل شاہ، گکھڑ شاہ، بچ شاہ، نیپال اور سوگی دو بھائی تھے ٹھیک ہو گیا، جو بچ شاہ کے تھے، جس سے سگیار ہیں اور یہ آگے نیپال کے۔ تو اس سے آگے مومن شاہ اور سپیر خان اور منگ خان جو ہے، اور اس کے بعد لور خان، اور منگ خان کے بعد لور خان، اور لور خان کا بیٹا تھا لکھن خان۔ تو لکھن خان نے دان گلی میں 18 سال حکمرانی کی۔ جب لکھن خان دان گلی کا حکمران تھا پورے پٹوار بھی اس میں کشمیر بھی شامل ہے اس وقت، تو ان کا بھتیجا جو تھا سلطان بوگا خان بہت دلیر اور بہادر اور جنگجو تھا۔ تو اس نے اپنے تایا سے اجازت لے کے مراقبت کر کے تو ایک فوج تیار کی، اور اس سے اس نے یہ وادی بگیال جو موجودہ ہے، اس میں 3 قبائل تھے ہندو کے، ککو، کیری اور کالو، یہ 3 قبائل ادھر آباد تھے۔ یہ تینوں قبائل بہت زیادہ تھے پٹوار میں، تو ان کو 3 مارکوں میں فتح کیا۔ اس پوری وادی بگیال کو 3 مارکوں میں فتح کر کے تو بڑا گراں گاؤں کے نام پہ آباد کیا۔ یہ جو گاؤں ابھی جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ مزار کے نیچے گھر میں، تو اس گاؤں کو انہوں نے آباد کیا۔ اس کا نام انہوں نے خود ہی رکھا بڑا گراں۔ یہ 1300 کی بات ہے، 1300 سن ہجری کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ تقریباً 8 سال منگ، اس کے بعد لکھن خان کے بعد، لکھن خان نے تقریباً 18 سال حکمرانی کی ہے۔ اس کے بعد سلطان بوگا خان نے 8 سال حکمرانی کی ہے دان گلی جو دارالخلافہ تھا۔ تو یہ بگیات، وادی بگیات اس کا نام رکھا۔ یہ تقریباً درہ جیلم سے لے کے اور یہ گجر خان موجودہ جو ہے ادھر تک اور چکوال تک یہ بگیات کہلاتا ہے۔ یہ موجودہ جی ٹی روڈ ہے، اس سے آپ لیفٹ جو ہے یہ وادی بگیات ہے، ٹلہ جوگیاں تک۔ ٹھیک ہو گیا، اور یہ پہاڑی سلسلہ ہے، قلعہ رتاس سے ٹلہ جوگیاں تک، اس کے درمیان میں ٹلہ جوگیاں کے ساتھ بھی ہیں، اور ٹلہ جوگیاں کی پرلی طرف بھی کچھ گاؤں ہیں ساتھ۔ تو آگے ان کے جو ہے سلطان بوگا خان کے 4 بیٹے تھے، جس میں سب سے بڑا بیٹا ایبک خان تھا، ملک ایبک خان، جو اس کی فوج کا سپہ سالار بھی تھا، اور اس کا دوسرا بیٹا ملک عیسیٰ خان تھا، اور تیسرا بیٹا ملک باریک خان، اور چوتھا بیٹا ملک دور خان تھا۔ تو یہ پورے پھر اس علاقے میں یہ پھیل گئے تھے، اور تاریخ کے مطابق بابا جی نے اپنی زندگی میں ہی ان کو علاقے بانٹ دیے تھے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، تقسیم کر دیے تھے۔ تو جس طرح مثال کے طور پہ یہ جو موجودہ ہم بیٹھے ہیں بڑا گراں، یہ ملک ایبد خان کو دیا۔ ملک ایبد خان بڑا بیٹا تھا، تو اس کے بڑا گراں چکیام نے ڈالا، اور اس میں کوٹیام، اور اس کے بعد کوٹلی، میسیاں، رمدیال اور ڈمیلی، اس کی اولاد اس میں آباد ہوئی، ملک ایبد خان کی۔ اور ملک عیسیٰ خان کی اولاد جو ہے وہ ملوٹ بدلوٹ
जंगो अडियाला और संगोई मशहूर गाँव है, और नथवाला इसमें बात हुई। ठीक है। और मलक ईसा खान मलक बारीक खान की औलाद है, चुनोट और बोड़ी ये जो है पनोड़ी चुनोट मौजूदा जो है इसमें। और इनकी ये भी मालूमात है कि जो इस्लामाबाद में गखड़ बग्याल है, वो जो मलक दूर खान था उसकी औलाद और इनका आपस में चिरागांव से झगड़ा हुआ। ये यहाँ से माइग्रेट होकर कुछ इस्लामाबाद में जो मौजूदा शक्करपड़ियाँ वो उधर जाकर आबाद हो गए। तो मलक दूर खान जो था इसका मौजूदा डराना जो पुराना उसका ओल्ड नाम दूर आना था, तो उस पे वो आबाद हुआ। और उस अडराना के इर्द गिर्द जितने गाँव हैं जी, थपला, उसके बाद सुल्तान, उसके बाद ये जितनी नीचे तक आते हैं ये सारे बड़गवा तक जाते हैं, ये सारे मलक दूर खान के औलाद हैं। तो आगे उनकी जितनी नस्ल जो है वो उधर बाद हुई। तो ये सुल्तान बोगा खान थे। तो अभी पहले जहाँ तक बुग्यालों का तारीख के हवाले से पता चलता है जी, यहाँ बड़ा ग्राम है, हवेली थी लखदारों की, राजा लरासब खान था, वल्द नवाब खान। तो उसमें ये सारे जो है बाद में जो लेटेस्ट है कि उसमें जो फैसले होते थे, गखड़ों का बुग्यालों का हेडक्वार्टर भी इधर होता था, इसी गांव में जो इसी गाँव गाँव थे आप। जी। ठीक है। तो उसके बाद जब हिम्मत खान और ममारा खान नामवर गखड़ डमेली के जो है वो पैदा हुए, जंगजू गखड़ थे, तो फिर ये हेडक्वार्टर डमेली में चला गया। डमेली में अभी भी तारीख के हवाले से ममारा खान की हवेली मशहूर है, बहुत तारीखी जगह किला नुमा, जिसमें वो बैठ के अदालत लगाते थे, फैसले लोगों के करते थे, वो भी तारीखी जगह मौजूद है। ठीक। और ममारा खान के भी सारे निशानियाँ मौजूद हैं। वहाँ गखड़ों की लाइब्रेरी मौजूद थी जो बाद में चंद अरसा पहले वो मकसद ख़त्म कर दी गई, वो भी गैर गखड़ों ने उसको ख़त्म किया। उसके अलावा डमेली में तारीखी मकामात हिम्मत खान के भी, और वहाँ पूरे पठवार का जो गखड़ों का शजरा है, जो गखड़ों की तारीख है, उस वक्त सुल्तान बोगा खान जो हुक्मरान था नस्ल दर नस्ल डमेली में मौजूद है। और कुछ जो जेलम की लाइब्रेरी में जब लाइब्रेरी ख़त्म की है तो इसमें शिफ्ट हुई है। ठीक। तो इसमें बड़े नामवर गखड़ पैदा हुए डमेली से। वो नेवल मकसद चीफ तारक कमाल साहब थे, बदलोड से जनरल अगर महमूद कियानी साहब थे, बड़ा ग्रां इस मौजूदा गाँव में जनरल तारक कियानी साहब थे। और जैसे ये तीन ब्रिगेडियर खलीक गुलफाम कुछ मतलब 3-4 कर्नल और गुलफाम, एक गार्गे जो है ना वो 2 ब्रिगेडियर, एक हाँ एक कर्नल मकसद इस गाँव में। और अब मकसद है फौज में आर्मी में बहुत ज़्यादा फीसर इस गाँव में, डमेली के बहुत ज़्यादा फीसर थे, बुग्यालों के जर्नलों तक ये मकसद गए हैं। पुलिस में बड़े आला ओहदों पे अफसर गए हैं। उसके बाद ये अदलिया में भी थे, कमिश्नर भी थे, जो बदलौट के राजा अफजल साहब कमिश्नर रहे हैं। और उसके बाद बड़े उनकी औलाद आगे DIG तक है। हाँ जी, बड़े पढ़े लिखे हैं जी, मौजूदा भी बुग्याल भी हैं। और ज़्यादातर फौज में भी इनका बहुत ज़्यादा अदारों में और बड़े आला ओहदों पर भी हैं। और तालीम के लिहाज से भी माशाल्लाह ये बहुत मेहनतकश हैं। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हम मौजूद हैं बड़ा ग्रां तहसील दीना ज़िला जलम। इधर सरदार अख्तर कैन साहब हमें लेके आए हैं, और इधर हम हमारी मुलाकात मास्टर रईस कैन साहब से भी हुई है। तो थोड़ा सा सरदार साहब से ये हम पूछेंगे कि ये जो पीछे मकबरा नज़र आ रहा है हमें सुल्तान बोगा खान का, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी तफसील पूछेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि सुल्तान बोगा खान की कब्र भी आपको दिखाएंगे। जी सरदार जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जद्दे अमजद हैं जी गखड़ बग्यालों के, तो ये पूरी वादी बुग्यात है। तो सुल्तान बोगा खान का तल्लक दान गली से था। सही। सुल्तान बोगा खान के वालिद मोहतरम का नाम सुल्तान कलेजा खान था।
सुल्तान कलेजा खान उस वक़्त के हुक्मरान दान गली के जो सरदार थे, सुल्तान लखन खान, मलक लखन खान भी लिखते हैं कि उस वक़्त ये दोनों टाइटल चल रहे थे। बाद में भी टाइटल सुल्तान का आया, पहले मलक का भी चल रहा था। तो मलक लखन खान जो थे वो सुल्तान बोगा खान के ताया थे। ठीक है। उस वक़्त दान गली के वो हुक्मरान थे। तो वहाँ ताया से मराकबत हासिल करके सुल्तान बोगा खान ने 3 हमले किए वादिये बुग्यात में। अभी इसको बुग्यात का नाम है। पहले इसमें कक्कू, कैरी और कालू 3 कबाइल रहते थे। ठीक हो गया। और 3 मार्कों के बाद ये पूरा इलाका फतह किया। ये इलाका जो है दरिया जेलम से लेके चकवाल तक और गुजर खान तक तकरीबन है, इसमें ये आबाद है कौम। तो आगे सुल्तान बोगा खान जो है उसके 4 बेटे थे। सुल्तान बोगा खान ने इससे पहले मेरी अपने जो मुतालिया के मुताबिक या सीना बसीना जो हमारे बड़े बताते हैं, सुल्तान बोगा खान ने वादिये बुग्यात के अलावा खित्ता जो उस वक्त रियासत थी गखड़ों की 8 साल उसकी हुक्मरानी की। तो ये मेजर उस्मान साहब की तारीख़ गखड़ा में भी इसका जिक्र है कि सुल्तान लखन खान के बाद इन्होंने 8 साल हुक्मरानी की है। 18 साल तकरीबन सुल्तान लखन खान लखन खान ने हुक्मरानी की है। तो आगे इनके 4 बेटे थे। मलक ऐबत खान, वो जो इनकी फ़ौज थी आपने उस वक्त की, उसके सिपा सलार भी थे। तो मलक ऐबत खान, मलक ईसा खान, मलक बारीक खान और मलक दूर खान, ये 4 बेटे जो है ये तकरीबन मलक ऐबत खान का जो है उसकी जो औलाद है बड़ा ग्रां, कलरी, मत्याल, जंडाला और कुटियाम बोदला, पटरमदयाल और संदमेली में बात है। तो जो मलक ईसा खान है उसकी औलाद जो है वो मलोट, बदलोट, संगोई, जंगो, अड़याला, नथवाला तक उधर जाती है। तो आगे जो तीसरा बेटा था इनका मलक बारीक खान, उसकी औलाद जो है पंडोड़ी, चुनोट, ये टिल्ला से नीचे का वो उधर बात है, पेट वगैरह। जी जी। जो सबसे छोटा बेटा था मलक दूर खान, जो कि इसका मौजूदा अडराना नाम है, इसका दूराना नाम था असल। तो ये 3 मकाम थे, बड़ा ग्रां, बड़ा मकाम और डराना के पास जो ये आप अडराना से जब डमेली की तरफ जाएंगे तो आगे बड़ा मकाम वो जगह आती है, वहाँ उनके बेटे की कब्र भी है तिमर खान की। उसके अलावा जो है ये अपने बड़ा अगवा, बड़ा मकाम और बड़ा ग्रां, ये 3 मकाम थे। तो उदूर खान की औलाद जो है वो तकरीबन वो अडराना, सुल्तान, तपला और उसके सराउंडिंग में थी। तो एक ये पीछे परवेज साहब से भी इस चीज़ से बातचीत हुई कि उस वक्त जब सुल्तान बोगा खान इधर आया तो उस वक्त क्योंकि मांग खान की औलाद से थे, जी जी, लोर खान, मांग खान के वो आगे औलाद थी लोर खान, फिर उस लोर खान का बेटा था लखन खान और ये फिर उसका भतीजा था ये सुल्तान बोगा खान। तो ये इस इलाके में जो पहले गखड़ नहीं थे, हिंदू रह रहे थे। तो आखिर इनके साथ और भी तो इनकी बरादरी आई थी ना। जी जी बिल्कुल। जब ये सिपा सलार होकर इधर हमले किए 3,000 के प्लस जो फौज बता रहे थे उस पर घोड़े और नेज़े तलवारों के साथ, तो उस वक्त साथ वो परवेज साहब की मकसद मुतालिया के मुताबिक भी मंग्याल भी कुछ आए हैं, मंग खान की भी औलाद आई। अच्छा। तो साफ ज़ाहिर है कि लखन खान की भी औलाद होगी, इसमें मंग खान की भी औलाद होगी, लोर खान की भी औलाद होगी। तो आए तकरीबन अभी भी अक्सरियत है यहाँ तक। दो ज़्यादा ये तख्ती पहले वाले है, ठीक है। वो उस पे ये नाम पत्थर में कुनिदा है। तो ये चीज़ उसमें मैंने खुसूसी देखी थी। अच्छा। कि ये आज से कई 100 साल पहले इनका जो अकीदा था इन लोगों पर था। अच्छा। माशाल्लाह ठीक है। क्योंकि हमारी जो निस्बत वो मतलब बैच से थी, इमाम हुसैन इस्लाम के दौर से लेके शहरबानों की वजह से तो यही एक चीज़ है। ये इनका बड़ा प्यारा शेर भी लिखा हुआ
जवान मर्द बोगा बगियात दलेर। उसके बाद नीचे इनका सुल्तान बोगा खान व सुल्तान कलेजा खान। उसके नीचे इनका लिखा है कि जाए पैदाइश किला दानगली। किला दान गली और जाए वफात मोतिया पड़ा। डॉक्टर साहब, ये जो इस मकबरे के साथ, इस दरबार के साथ जो बग्यालों की अकीदत है, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएंगे। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि ये हमारे जद्द हैं बड़े हैं, तो गखड़ों के जो पुराने गखड़ अभी मौजूदा भी जो पुराने लोग हैं जी जी। उनमें ये खासियत है कि वो बड़ों का बहुत एहतराम करते हैं। तो हमारे जितने गखड़ हुक्मरान रहे हैं, हुक्मरानी के साथ उनका एक दीन से भी तल्लक रहा है और उसके बाद अल्लाह की मखलूक की खिदमत का भी तल्लक रहा है। सही। तो ये हमारे बुजुर्ग जो हैं वो माशाल्लाह ये बहुत मतलब हमारे इस बग्यालों में सबसे बड़े हैं। तो एहतरामन जितने हमारे कबीले के लोग हैं बग्याल, खुसूसन ये नज़दीक जितने भी गाँव हैं, तो वो जैसे जिस बच्चे की शादी होती है ठीक हो जी। वो इधर आकर सलाम करके तो फिर दुल्हन वाले के घर जाते हैं। सही। पहले इधर सलाम करके, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और ये पक्का रस्म है। वो फिर अपनी मन्नत मानते हैं। वो जो कुल्ला उसने बांधा होता है जी। वो बाद में शादी के वो चढ़ावे के तौर पे चढ़ा जाता है। माला जो होती है गले में वो उस दिन चढ़ा जाते हैं। जी। फिर जब बच्चा पैदा होता है तो फिर इसका हम एक बड़ों के नाम पे एक मन पकाते हैं, उसको मन कहते हैं। अच्छा। वो तकरीबन मतलब 4-5-7 किलो तक आटा, उसमें गुड़ और ये चीज़ें डाल के वो मीठा मन उसको कहते हैं। अच्छा अच्छा। वो जमीन पे पकाया जाता है। और ज़मीन पे आग में पकाया जाता है। ठीक है जी। और वो उस मन को भी वो चूरमा बना के वो फिर साथ हलवा बनाते हैं। अच्छा। वो नज़र एक बच्चे की पैदाइश पे इधर चढ़ाते हैं। सही तो सही। अकीदा के तौर पे ये सारे हमारे बुग्याल अभी भी जो है वो बच्चा पैदा होता है वो भी इधर आकर चढ़ावा चाटते हैं। उसके अलावा शादी होती है तो पहले इधर हाजिरी देते हैं, फिर दुल्हन वाले के घर अच्छा जाते अच्छा, ये रस्मात में हैं। रस्मात में अभी तक है। सरदार साहब, आप काफ़ी अरसे से, यानी रिटायरमेंट के बाद आप काफ़ी अरसे से जिला जल में मौजूद हैं। इससे पहले भी आप जिक्र कर चुके हैं कि मैं काफ़ी अरसे से मौजूद हूँ। एक आपकी तंजीम है बरादरी के हवाले से जिसका नाम पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन जलम है, उसके आप जनरल सेक्रेटरी हैं। तो आप कैसे तंजीम में गए और आपकी ये जो तंजीम है ये अभी तक क्या कर चुकी है और क्या करने का आगे प्रोग्राम है, इसका क्या लाएअमल है और क्या इसका अगराज़ और मकासद है? सबसे पहले जी ये जो चीज़ है मैं स्टूडेंट लेवल से इसकी दिलचस्पी हुई कि जब मैं स्टूडेंट था तो कर्नल इफ्तिखार कियानी साहब पाकिस्तान में सबसे पहले तंजीम का आगाज़ उन्होंने किया कराची से। ठीक है, ये डमेली वाले कर्नल इफ्तिखार कियानी साहब। ठीक हो। तो माशाल्लाह उनके पास तारीख के हवाले से बहुत रिकॉर्ड है, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो मेरे वालिद मोहतरम जो है वो अपने साथ लेके डमेली गए। ठीक है। वहाँ गखड़ों का उस वक़्त का इजलास था जिसमें पूरे ज़िले के गखड़ मौजूद थे। जी। तो उसमें बड़े बड़े बुजुर्ग थे और बड़े उनस और मोहब्बत करने वाले लोग थे माशाल्लाह। तो ये चीज़ दिलचस्पी जो थी उनकी मोहब्बत और शफकत उस वक़्त की जो है उससे पैदा हुई। तो फिर मैं उन्हीं के ज़रिए गखड़ फेडरेशन में, उनका गखड़ इत्तेहाद नाम था, उन्हीं के ज़रिए फ़ौज में भी गया, आर्मी में गया, आर्मी में ज्वाइन किया। वहाँ आर्मी में ही बाकी मानदा तालीम जो है वो ग्रेजुएशन तक हासिल की। और उसके बाद आर्मी से जब रिटायर हुआ तो 2016 के आखिर में तो मैंने कहा कि मौजूदा कोई तंजीम जो है गखड़ों की उससे रब्ता किया। तो उसमें डॉक्टर फ़र्क साहब ने एक मंगला रोड पे दीना पे दफ्तर बनाया हुआ था, वहाँ उनसे मुलाकात हुई, उमरान ज़हूर साहब से मुलाकात हुई। तो इन्होंने बड़ा पुरतपाक तरीके से कि आप आएँ, आपको दिलचस्पी है तो हम मिल के काम करते हैं। बड़े अरसे से उन्होंने पहले इस तंजीम में काम किया गांव-गांव में जाकर, लेकिन उस वक़्त ये मोबाइल नहीं थे। ठीक है। सोशल मीडिया का दौर नहीं था, राब्ता सिस्टम नहीं था। ठीक हो। तो उसमें कोसिया होटल जो जीटी रोड दीना है, परवेज साहब उम्र में गए हुए थे। तो वहाँ एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें सारे ज़िले के डॉक्टर मौजूद थे। वहाँ मेरा नाम जो है डॉक्टर फ़र्क और उमरान ज़हूर कियानी ने ये जनरल सेक्रेटरी के लिए तजवीज़ किया। तो वहाँ मुझे फिर उन्होंने
जनरल सेक्रेटरी की। ठीक। फिर मैंने बाकायदा तौर पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, वहाँ सब के नंबर लिए और उनको एक राब्ते के लिए, कम्युनिकेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। ठीक। उसके बाद उन लोगों से रब्ता हो गया। फिर एक फेसबुक पेज बनाया जिस पे कुछ थोड़ी बहुत हिस्ट्री के हवाले से गकर फेडरेशन जेलम के नाम पे वो लोग कोई भी हिस्ट्री की बात, अच्छी चीज़ जो होती है उसमें शेयर कर तो उसमें शेयर कर देते हैं। मैं खुद करता रहता हूँ, उसमें काफ़ी लोग जो हैं उसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक। उसके बाद बाकायदा तौर पे तंजीम साजी की। तंजीम साजी दीना में दफ्तर में बार बार मीटिंग के बाद मुख्तलिफ जो पुराने दिलचस्पी रखने वाले लोग थे मुख्तलिफ इलाकों से सबको नुमाइंदगी दी गई। तो उसमें तंजीम साजी की नए सिरे से उसमें फिर पाकिस्तान गकर फेडरेशन जो थी, क्योंकि ये उसकी झेली तंजीम थी। ठीक। पाकिस्तान गकर फेडरेशन जो है वो आखिरी, क्योंकि चश्मो चिराग जो गकरों के थे सुल्तान मुकर्रम खान, ठीक है। क्योंकि वो सुल्तान थे, फिर वही हेडक्वार्टर होता है जो आखिरी सुल्तान का है। तो उस वक़्त बरवाला हेडक्वार्टर था, तो बरवाला के आगे उनके जानशीन जो हैं कर्नल जहूर अख्तर साहब अलहमदुलिल्लाह नसीब करे, और उनके आगे जो है औलाद में से कैप्टन फैज़ अख्तर साहब हैं। ठीक। और बड़े अच्छे तरीके से वो तंजीम चला रहे हैं माशाल्लाह। वो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं तस्लीम साहब, तस्लीम कियानी साहब घूंटा से करने उनका। ठीक। तो बाकी भी सारे जी, कर्नल तारक साहब ये हमारे साथ ही गाँव है बग्याल, गकर बग्यालों का ये जो जंडाला गाँव, ठीक। वो तो चेयरमैन है पाकिस्तान गकर फेडरेशन के। तो उनकी झेली तंजीम जो थी, फिर हमने बाकायदा उन्होंने जो रूल रेगुलेशन बताई, तो उसमें हमने सरपरस्त आला मकसद राजा परवेज अख्तर साहब जो है, क्योंकि हिस्ट्री के हवाले से उनकी बड़ी खिदमात थी पाकिस्तान गकरों के लिए, तो उनको बनाया। ठीक। तो जो सरपरस्त डोम थे जो कर्नल कैसर कियानी साहब थे, संगोई से उनका तल्लुक है। तो सदर जो है इमरान जहूर कियानी साहब, ऑर्गेनाइजर डॉक्टर फर्ज साहब थे। ठीक हो। उसके अलावा जो इलाकाई सदर हैं जो तहसील सफावा में हैं, तहसील के हिसाब से एडवोकेट खलील कियानी साहब हैं। तो जो मरकजी सदर हैं बाबर कियानी साहब और राजा यूनुस साहब थे। और उसके अलावा बिलाल कियानी जो पिंड मत्ते खान वाला भी जनरल सेक्रेटरी तहसील सफावा के। ठीक। तहसील दीना के राजा जावेद साहब हैं जो हैं वो सदर हैं, और उनके साथ एडवोकेट साहब हैं, वो उनका नाम एडवोकेट शबीर है मेरे ख्याल में जो सेक्रेटरी है। ठीक। वो उनका जिक्र करूँगा कि हमारे जो लीगल एडवाइज़र हैं वो उमर अशरफ कियानी साहब हैं, जिनका तल्लुक किदारे से है। हमारी तंजीम के लीगल एडवाइज़र भी हैं। तो जितना उसकी रजिस्ट्रेशन का जो लीगल वर्क है वो उमर अशरफ कियानी साहब करते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा तहसील जेलम के जो हैं सदर हैं मेजर आसफ कियानी साहब, जिनका तल्लुक संगोई से है, और शहीन कियानी उनका जनरल सेक्रेटरी है। ठीक हो। तो इस तरह राजा सिकंदर साहब हैं उधर से मरकजी सदर जो है जंगों वाले। तो ये तंजीम तकरीबन नुमाइंदगी जो है हर इलाके को है, और इस तंजीम में तकरीबन 700 मेंबर हैं। ठीक हो। जो कि हमारे रिकॉर्ड में मौजूद हैं। व्हाट्सएप सारे यूज़ नहीं कर रहे, कुछ जो है वो डॉक्टर साहिबान का भी ग्रुप है, वो कला का भी एक पूरा ग्रुप है कियानियों का, ठीक हो। गकर फेडरेशन जेलम के साथ राब्ते में, टीचरों का एक पूरा ग्रुप है एजुकेशन के हवाले से, सपोर्ट वालों का एक पलवान आसान है उस मकसद पूरा जेलम के जो काला गुजरात काला गुजरात है। तो इसमें इससे ये हुआ कि इनके आपस में राब्तों से बहुत ज़्यादा एक दूसरे की गमी खुशी में शिरकत हो गई। सही हो गया। अमूमन आपने देखा होगा कि हर गमी खुशी में ये सारे पहुंच जाते हैं गकर फेडरेशन के लोग। बिल्कुल सही। तो इसका जो इसका लाएमल एक है, फ़ायदा ये हुआ, और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि ये रिश्तेदारियाँ भी इनकी हो गई ठीक। हैं। मेरे देखते देखते जब से ये तंजीम साजी मैंने ग्रुप बनाए हैं, तो मैंने वो लोग भी देखे हैं जो तंजीम में मेरे पास ऐड किए, उनके आपस में बेटे बेटियों की शादियाँ भी हुई। माशाल्लाह। ये एक राब्ते का जरिया भी बन गया। ठीक हो। तो जहाँ तक इसमें मंशूर यही है कि आपने जो खड़े हैं तो एजुकेशन में कमज़ोर है, उसको दाखिले की ज़रूरत है, तो उसमें हेल्प किए गए।
स्कूल टीचरों से। अगर किसी का क्योंकि शहरी में काम है तो वो कला बरादरी के एक रिक्वेस्ट करते हैं वो उनकी हेल्प करे। ठीक है। फिर किसी का कोई भर्ती होना है किसी जगह भी जो गखड़ है तो अपने जो गखड़ बेरोजगार है उसकी हेल्प करे, जो गरीब है उसकी हेल्प करे अपने अपनी बरादरी में। और ये अपने अपने तौर पे तंजीम काफ़ी अरसे से मदद कर रही है। ठीक है। और पीछे कोरोना के सिलसिले में भी हमने खुद एक मतलब चंदा इकट्ठा किया और फिर अपने अपने लोगों को ये तकसीम भी किया। फिर उसके एजुकेशन के हवाले से भी काफ़ी लड़कों को हम स्पोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट फेडरेशन ने नाम मांगे, हम उनको दिए। टैलेंट अवार्ड में लोगों ने नाम लिए, बच्चियों ने नाम लिए, बच्चों ने नाम लिए। और इस आइंदा जो इंशाल्लाह करीब जो है प्रोग्राम है इसका कि हम एक बहुत बड़ा इवेंट करने वाले हैं। जिस तरह तारीखी लोग पहले जिनकी खिदमात हैं, जिन्होंने एक मेहनत करके नाम कमाया, ठीक हो गया। उन लोगों को एक अचीवमेंट अवार्ड दिया जाए। ठीक हो तो माह रमज़ान के बाद इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा एक इवेंट हम करने वाले हैं अचीवमेंट अवार्ड का। तो उसमें हमने जितने मरकज़ी अहदेदार हैं जेलम के वो माशाल्लाह इन्होंने आपस में ये माली तौर पे भी बंदोबस्त किया हुआ है। तो वो भी इंशाल्लाह हम करने डॉक्टर वाले हैं। साहब आप माशाल्लाह हमने आपको देखा है कि आप बहुत सारे समाजी और फलाई कामों में आप नज़र आते हैं, पेश होते हैं। तो आपका थोड़ा सा ज़ाती तौर पे एक सवाल करूंगा कि आपने आज तक अपनी बरादरी फेस्ट भी ले और पूरी फलाई इंसानियत इन पूरे इंसानों के लिए तो आपका कोई खुसूसी काम जो खुसूसी काम थे ये क्या क्या थे, ये थोड़ा सा आप डिटेल बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जी सबसे पहले जब मैं रिटायर हुआ हूँ तो मेरा पहले भी उनसे रब्ता था। हमारे इलाके के बहुत ही नामवर और मोहसन और मशहूर जो हैं जनरल अजहर महमूद कियानी डॉक्टर थे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ट्रस्ट बनाया हुआ था अपने वाला साहब के नाम पे, अब्दुल रज़ाक वेलफेयर ट्रस्ट। ठीक है। और फिर उन्होंने जीटी रोड जेलम में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया है जो कि इलाके की सहूलत के लिए। ये किस चीज़ का हॉस्पिटल? ये हार्ट का हॉस्पिटल है, जेलम कार्डिक सेंटर नाम है उसका। ठीक है। तो जनरल साहब ने उधर मैंने उनकी ये खिदमात देखी। एम्बुलेंस सर्विस उन्होंने चलाई हुई है अब्दुल रज़ाक वेलफेयर ट्रस्ट के, जो कि इस्लामाबाद, मीरपुर और ये पूरा सराउंडिंग जेलम गुजरात तक हम सर्विस दे रहे हैं माशाल्लाह। तो इस वाले से जब मैंने उनकी इतनी खिदमात देखी जनरल साहब की, तो मैंने उनके साथ एज एडमन में जेलम कार्डिक सेंटर में ज्वाइन किया और एम्बुलेंस का भी मैंने अपने ज़िम्मा ले लिया। और जनरल साहब माशाल्लाह जी वो गैर बरादरी के लिए भी क्रॉस दी गखड़, वो हर एक बंदे के लिए फलाह इंसानियत के लिए उनकी बहुत खिदमत थी माशाल्लाह। उन्होंने मकसद है कि हर महीने बेवाओं को एक बाकायदा मंथली राशन है जो उनको हर महीने दिया जाता है, वो अब्दुल रज़ाक वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से। उसके अलावा उनका अपने गांव में एक मेन रोड के ऊपर ही एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, अब्दुल रज़ाक वेलफेयर ट्रस्ट हॉस्पिटल का माशाल्लाह। वहाँ टोटली 20 रुपए की पर्ची है जिसमें मरीज़ को चेक भी किया जाता है, उसको दवाई भी दी जाती है, उसके टेस्ट भी किए जाते हैं और साथ खाना भी खिलाया जाता है। सही। और उन्होंने लंगर का सिस्टम भी रखा हुआ है। इसके अलावा जो मुस्तहिक लोग हैं, मरीज़ हैं, उनको फ्री ऑफ कास्ट मेडिसिन दी जाती है जेलम कार्डिक सेंटर से भी काफ़ी लोगों को। तो ये उनकी जो खिदमत थी इसमें मैंने अपना हिस्सा डाला कि मैं इसको साथ ज्वाइन किया और इसको बड़े एहसन तरीके से 6 साल अर्सा हो गया कि एम्बुलेंस सर्विस भी और माशाल्लाह जेलम कार्डिक सेंटर भी इलाके को तमाम सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। और फिर मैंने जनरल साहब से रिक्वेस्ट करके इलाके में फ्री कैंप लगाए हैं। बड़गवा में हमने फ्री कैंप लगाया है जो हार्ट के हवाले से था। फिर जेलम कार्डिक सेंटर में फ्री कैंप लगाए हैं और ये भी प्रोग्राम था कि हम तमाम इलाकों में हर गांव में फ्री कैंप करेंगे। फिर तो होने की वजह से कैंप भी रमज़ान के बाद इंशाल्लाह वो सिलसिला भी शुरू करेंगे। तो बिस्मिल्लाह वो फिर दोबारा मैंने जब देखा कि हमारे गखड़ों के बच्चे जो हैं वो गाँव में ऐसे तालीम के बाद फारग दे रहे हैं। ठीक। बलगवा में गया, उधर देखा जी ऐसे 10 पास किए, जी मैट्रिक पास किए, FSC किया, वो भी क्या कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। वो फिर हमने गखड़ फेडरेशन जेलम के ग्रुप में ये चीज़
थी, परवेज साहब ने भी वो इश्तिहार दिए कि जो बच्चे ऐसे हैं फ़ौज में भर्ती होना चाहते हैं वो CV जमा कराएं। ठीक हो गया। फिर जनरल अजहर महमूद कियानी साहब से रिक्वेस्ट की और हमने हर महीने जो भी जब भी भर्ती होती थी 4-5 बंदे अपने हमने फ़ौज में भेजे हैं, माशाल्लाह। उनके भर्ती करा के जनरल साहब के थ्रू। फिर जनरल साहब को रिक्वेस्ट की कि एक मेडिकल कॉलेज जो है पैरामेडिकल स्टाफ का वो जेल में होना चाहिए, जबकि नहीं है। जो हॉस्पिटल जितने भी हैं इसमें बच्चे बाहर के लोगों के हैं, चकवाल के हैं, गुजरात के हैं, सरगोदा के हैं। तो फिर वो जनरल साहब ने अरसा 3-4 साल हो गया वो कॉलेज GT रोड पे बनाया जी। अच्छा, तो उस कॉलेज में मैं फिर गांव-गांव में एक टीम भेजी जो जिसमें खुरम कियानी जनरल साहब के कज़न हैं कि हर स्कूल में जाओ, गखरों के गांव में जाओ, दूसरे जो बच्चे मैट्रिक पास विद साइंस हैं तो उनको एडमिशन दिया जाए। तो फिर मैंने अपने गखर प्रदेश जेलम के काफ़ी लोगों के बच्चे जो थे वो मेडिकल कॉलेज में उनको दाखिला दिया और माशाल्लाह वो भी मेडिकल कोर्स करने के बाद बहुत से रोज़गारों में लग गए हैं और कुछ कोर्स कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, तो मेरी यही है कि यार जितने हमारे बच्चे हैं बेरोज़गार ना रहें। तो मैं सबसे जो भी एजुकेशन में होते थे टीचरिंग को रिक्वेस्ट करता था कि इनको यार लाजमी दाखिला दें, कहीं ना कहीं इनको वैकेंसी लेके दें। और कोई भी किसी अदारे में अप्लाई करता था वो मेरे से रब्ता करता था, हम पूरी हेल्प करते थे। बाकी जी ख्वाहिश ये है कि जितने हमारे आला ओहदों पे फैज़ हैं बरादरी के, और बेशक वो दूसरी बरादरी का हमारे इलाकों में हमारे बड़ों में सबसे बड़ी थी कि ये बड़े मेहरबान, और जितने हमारे कखर लीडर गुजरे हैं तो बड़े मेहरबान और शफकत थे। इन्होंने दूसरी कौमों को साथ ज़मीनें दी हैं, अभी तक हमारी जायदाद हमारे नाम पर है, रह और भी लोग रहे हैं। अच्छा, अभी तक ऐसी ज़मीनें हैं जो दूसरे लोग काश्त कर रहे हैं और वो खा पी रहे हैं, और नाम हमारे हैं, ये हमारे बड़ों ने दी। तो इनमें ये खासियत है कि दूसरी कौमों को साथ लेकर चलते हैं। माशाल्लाह। इसमें इंसानियत की खिदमत का जज्बा इनमें हमारे जद्दे अमजद में भी था और हमारे में भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सरदार साहब ये तो हो गया ओवरऑल आपका, ये माशाल्लाह बड़े आप पता चलता है कि आप एक ग्रुप की सूरत में ये काम करते हैं, यानी दूसरों के साथ मिल कर ना ये काम करते हैं। तो आज तक का जो मैं ये चाहता हूँ कि आपका कोई ज़ाती कोई ऐसा काम या ऐसा कोई कारनामा जो आप समझते हैं कि जो आपको दिल को तस्कीन देता है और आप उससे मुतमिन हैं, आज तक आप समझते हैं कि ये सबसे बड़ा काम है, वो कोई ऐसा काम है? और वैसे तो अल्लाह का शुक्र है काम काफ़ी हैं जी, वो तो ये तो गिनती में नहीं होते, छोटे मोटे काम बहुत जो हम कर सकते थे किए। लेकिन सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि एक तो आपस में ये लोग इत्तेफाक में रहे, माशाल्लाह यही पैगाम है इससे फ़ौरन से। दूसरा ये ख्वाहिश ये है कि चलो जी मेरे नस्ल के जो लोग हैं कि राजपूत लिखते थे, ठीक। तो पहले मैंने इंटरव्यू में जो कहा है तो उसमें मुझे कोई 10,000 कमेंट्स आए हैं और उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया है, ताकि यूरोप कंट्री से भी मुझे मैसेज किए लोगों ने कि आपको बहुत शुक्रिया कि हम तो राजपूत लिखते थे। तो उसमें कलर सईदा के लोग थे, कोटली आज़ाद कश्मीर के लोग थे जिन्होंने कमेंट्स में लिखा कि हम तो बकर राजपूत समझ रहे थे, ठीक है। लेकिन आपने हमें ये भी मकसद है इसके ज़रिए वीडियो के ज़रिए पैगाम के ज़रिए जो बताया कि हम राजपूत नहीं हैं, राजपूत हिंदुस्तान की जो कौमें हैं वो हैं, हम कियानी नस्ल से हमारा तल्लक है। और गखड़ शाह ने यहाँ हिंदुओं को कलमा पढ़ाया और हम मुसलमान हैं। बेसिकली राजपूत जो है वो बेसिकली मुसलमान नहीं थे। ठीक हो गया। तो ये एक चीज़ उनको जो है मैसेज के ज़रिए पैगाम के ज़रिए बताई गई है। और अभी यही ख्वाहिश है कि एक बग्यालम के ऊपर एक छोटी सी किताब लिख दूँ ताकि आगे जो नई नस्ल है, सही सही, एक तो ये सारी चीज़ें किताब की शक्ल में महफूज हो जाएंगी, तो नई नस्ल जो है उनको पता चल जाए। जब तक नई नस्ल तारीख से वाकिफ नहीं होगी या नई नस्ल को ये पता नहीं होगा कि हमारे जद्दे अमजद कौन थे और क्या थे, उनकी गोद क्या थी, तो गोतों की भी आगे शाखें। सही। तो चलो जी एक ख्वाहिश है कि एक बुक लिख दें, और एक ख्वाहिश ये है कि गखड़ फेडरेशन जेलम के प्लेटफार्म से तमाम हमारी बरादरी को कुछ फ़ायदा हो। माशाल्लाह। तो उसमें मैं अपने जो फेडरेशन के अहदेदार हैं उनको गाय बगाए में इकट्ठा करता रहता हूँ, मीटिंग करते रहते हैं। तो उसमें कोशिश में लगे हुए हैं एक अचीवमेंट अवार्ड के हवाले से, और आइंदा
कोई ऐसा, जैसे कर्नल कैसर ने कहा कि आप मुझे मैट्रिक पास या FSC पास बच्चे जो हैं वो दें, मैं उनको कैडेट ट्रेनिंग दे के तो आर्मी में कमीशन में मुख्तलिफ चीज़ों पर कोशिश करूँगा। सुबदार साहब माशाल्लाह आपने दुनिया देखी, सब अच्छे बुरे की आपको पहचान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आखिर में यही आपसे एक सवाल करूंगा कि आजकल के नफ्सा नफसी के दौर में हर बंदा ही मतलब अपने एक दौर में लगा हुआ है, यंग जनरेशन भी है, बूढ़े भी हैं, मुख्तलिफ लोग भी हैं, कबाइल भी हैं, उन सब के लिए एक मुश्तरका सा जो एक पैगाम है वो आप क्या देना पसंद करेंगे? सुबदार साहब आपने माशाल्लाह दुनिया देखी है, हर जगह का मतलब ने आपने पानी पिया है, लोगों को देखा है, लोगों के साथ रहे हैं, अच्छे बुरे की आपको तमीज़ है। तो आप से जो मेरा आखिरी जो सवाल बन रहा है वो इस तरह का है कि आप मुझे ये बताएं कि आप क्या पैगाम, ये जो आजकल का जो नफ्सा नफसी का दौर है, इसमें आप सब इंसानों को, अपनी बरादरी को भी और सब इंसानों को क्या कोई एक ऐसा पैगाम देना चाहते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी और आखिरत दोनों संवर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो हमें अपने जद्द अमजद उन्होंने सिखाया है, सबसे पहले जो है बच्चों को तरबियत है। मौजूदा दौर में मैंने ये देखा है, तालीम लोग बड़े बड़े आला कॉलेजों, स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम में, ब्रिटिश स्कूलों में वो दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को तरबियत नहीं है। बच्चों में तो वो तरबियत नहीं है जो हमारे दौर में दी जाती थी, हमारे माँ बाप देते थे, स्कूल टीचर देते थे। आजकल आप किसी जगह भी जाएंगे, अगर छोटे बच्चे बैठे हैं तो वो बड़े को देख के उठेंगे भी, वो अपनी कुर्सी पर बैठे होंगे, जगह नहीं होगी बड़े के लिए, बड़े को शर्मिंदगी से कहीं दाएं बाएं होना पड़ेगा, बच्चे बैठे रहते हैं। अमूमन तरबियत नहीं है, बड़ों का एहतराम नहीं है। आजकल जो नई नस्ल आ रही है और ये जो नया टेक्नोलॉजी आई है, इससे हमारी तरबियत बहुत डिस्टर्ब हुई है। अपने वालिदैन के वो एहतराम नहीं करते, बड़ों का एहतराम नहीं करते। तो बच्चों को सबसे पहले तालीम दें और साथ दीनी तालीम जरूर दें। जब दीनी तालीम होगी तो बच्चा दुनिया के ये नफ्सा नफसी का शिकार नहीं होगा, नफ्सा नफसी में नहीं पड़ेगा। वो जब उसको तरबियत, माँ बाप की दीन की तरबियत होगी, साथ दुनिया की तालीम जरूर दें, उसमें मतलब बाकी एक अल्लाह ताला का निज़ाम है। इसमें हम देख रहा हूँ, मैं अभी मौजूदा दौर में खुसूसन अपने बरादरी के गाँव पे देख रहा हूँ जो कत्ल हो रहे हैं ज़मीन के पीछे। जब एक अल्लाह ताला का निज़ाम है कि अल्लाह ताला ने और ज़मीन किस पे वो जो है वो सोच करती है कि ये कितना पागल है। ये मौला अली का कौल है कि ज़मीन जो है ये अल्लाह ताला की है। तो एक दफ़ा मौला अली जो है जा रहे थे तो वो बच्चे आपस में लड़ रहे थे खिलाड़ियों से। तो उन्होंने पूछा क्यों लड़ रहे हो? एक ने कहा ये मेरी ज़मीन है, दूसरे ने कहा मेरी ज़मीन है। तो मौला अली ने फरमाया अगर ज़मीन बता दो मैं किसकी हूँ, तो फिर उन्होंने कहा उनको नहीं पता था ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम। तो जब मौला अली ने ज़मीन को कहा कि अल्लाह को तुमसे बताओ तुम किसकी हो, तो उसने कहा मैं तो अल्लाह की ज़मीन हूँ, ये मेरे, इनके माँ बाप किधर हैं, इनके जद्दे अमजद किधर हो, मेरे पास हैं। इनमें से भी जो एक कत्ल हो जाएगा मेरे पास ही आएगा। तो इसलिए ये पैगाम है कि ये ज़मीनों के पीछे, इनके पीछे झगड़ा न करें। इसमें कुरान में अल्लाह ताला ने उसका फैसला कर दिया कि कितना हिस्सा किसका है, दूसरे का हक भी न खाएं। जब दीनी तालीम होगी तो दूसरे का हक भी नहीं खाएंगे। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भाई एक वाज़िया पैगाम दे दिया है कि के ज़रिए, कुर्बानी के ज़रिए। कुर्बानी हम करते हैं तो उसके 3 हिस्से हो जाते हैं। अभी जितनी आपकी कमाई है तो इसमें ये नहीं ये सारा मेरा है भाई, ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये अवेयरनेस नहीं है भाई, ये सारा तुम्हारा नहीं है, इसके 3 हिस्से करो। कुरान का है कुर्बानी एक मिसाल है। कुर्बानी हम करते हैं तो 3 हिस्से करते हैं। एक उसका अपना होता है जी, उसके अपने ज़ाती ज़रूरत का। एक अकरबा, जितने रिश्तेदार हैं उसके बहन भाई करीबी रिश्तेदार हैं। एक मसाकीन के लिए माशाअल्लाह। तो ये एक अल्लाह का कुरान है। जब दीन की तालीम हासिल होगी, बच्चों को तरबियत भी आ जाएगी और फिर नफ्सा नफसी से वो बचेंगे। और इस तालीम जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमें
ہمیں ماں باپ بتاتے تھے تربیت میں، اور پھر ہمیں قرآن کے لیے بھیجتے تھے پڑھنے کے لیے، اور پھر وہ مقصد ہے یہ چیزیں جب وہ اس میں آئیں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا، جب دین کی تربیت ہوگی تو بچوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ عارضی دنیا ہے۔ ہمارے جد امجد کے دن وہ زمینیں ساتھ لے گئے، وہ دولت ساتھ لے گئے، وہ بلڈنگیں ساتھ لے گئے۔ دوسرا رشتے بچائیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ ہم کو یہ جو گکھڑ تنظیمیں یہ گناہ نہیں کر رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ہم نے تمہارے قبیلے بنائے تمہاری شناخت کے لیے، اور پھر اللہ نے قرآن میں اقربا کو پہلا حصہ کر دیا، تو اس میں فارسی میں بھی ہے بلکہ اشباع درویش۔ تو یہ پیغام ہے جی کہ آپس میں ایک پیار محبت سے اور اچھی زندگی گزاریں، اپنے سے جو مسکین لوگ ہیں غریب لوگوں کا خیال رکھیں، وہ بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں کی شفقت کریں اور چھوٹے بڑوں کا احترام کریں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سردار، بہت شکریہ۔